हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मुक्ता राणा और आज हम फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है पारिवारिक बजट का महत्व, लाभ या उपयोगिता। पारिवारिक बजट बनाने से यानी कि परिवार का बजट बनाने से हमें क्या महत्व होगा, क्या लाभ मिलेगा और इसकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता होती है, इसका इसमें अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले आता है इसमें गृहिणियों को लाभ कि अगर घर की महिलाएं परिवार का बजट बनाती है, आय व्यय का बजट बनाती है, तो इससे उनको क्या क्या लाभ होता है। फर्स्ट, बजट बनाने से व्यय आय से अधिक नहीं होता और व्यय पर नियंत्रण किया जा सकता है। अगर कोई भी महिला बजट बनाती है तो उसको ये ज्ञान होगा कि हमारे घर में जो आय है, इनकम है, वो कितनी है और वो उसके अनुसार ही व्यय करेगी, कभी भी आय से अधिक व्यय नहीं करेगी, जिससे क्या होगा, जो अतिरिक्त व्यय होते हैं उन पर नियंत्रण किया जा सकता है। सेकंड आता है गृहिणी पारिवारिक बजट बनाकर फिजूल खर्ची पर रोक लगा सकती है, जिससे अनावश्यक व्यय पर रोक लगती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर गृहिणी बजट बनाती है तो कई बार क्या होता है, हम फिजूल में खर्च कर देते हैं, जैसे कुछ भी कपड़े खरीद लिए या कुछ भी घर के लिए सामान खरीद लिया जो हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक नहीं है। तो अगर हम बजट बनाते हैं तो हमें हमेशा पिछले बार का जो लास्ट मंथ का बजट होता है वो देखना चाहिए कि पिछले मंथ हमने जो खर्च किया उसमें कोई भी फिजूल खर्ची तो नहीं की है, और अगर की है, अगर वहाँ से हमें उसे ख़त्म कर सकते हैं, उससे बचत कर सकते हैं, तो उसे ख़त्म करके नेक्स्ट मंथ में वो फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे जो अनावश्यक व्यय होंगे उन पर रोक लग जाएगी और व्यय हमारा बढ़ेगा नहीं। थर्ड आता है बजट में बचत की व्यवस्था करके गृहिणी एक निश्चित धनराशि बचा सकती है। बजट बनाते समय हमें, जैसे हम अन्य मद की व्यवस्था करते हैं, वैसे ही हमें बचत की भी व्यवस्था करनी चाहिए। अगर हम बजट बनाने में बचत को रखेंगे ही कि हमें बचत करनी ही है, तो इससे क्या होगा, निश्चित धनराशि, कुछ ना कुछ धनराशि हम प्रत्येक महीने बचा लेंगे, जो हमारी आकस्मिक कार्यों में सहायता करेगी। फोर्थ आता है बजट बनाने से आय का सर्वोत्तम उपयोग होता है। बजट बनाने से इसका सर्वोत्तम उपयोग इस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि जब हम बजट बनाते हैं तो हमें आय का पता चल जाता है, हमें ये पता चल जाता है कि किन किन स्रोतों से, यानी कि कौन कौन से सोर्स हैं जिससे हमें इनकम होती है, ये पता चल जाता है, कितनी इनकम होती है, कितने सदस्य कमाते हैं, ये पता चल जाता है, और किस किस सदस्य की क्या क्या आवश्यकताएँ हैं, कौन सी ज़रूरी हैं या ज़रूरी नहीं है, किनको हम पहले पूरा करेंगे, किनको बाद में पूरा करेंगे, इन सब चीज़ों का पता चल जाएगा। तो बजट बनाने से आय का सर्वोत्तम उपयोग करेंगे, हम बचत भी करेंगे और अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा कर लेंगे। फिफ्थ आता है बजट द्वारा परिवार की सुख, शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होती है। बजट अगर हम बनाकर रखते हैं तो हमें परिवार के प्रत्येक सदस्य के आवश्यकताओं के बारे में पता होता है, और जब हम उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो परिवार के सभी सदस्य खुश रहते हैं, और उनके खुश रहने के कारण परिवार में क्या होती है, सुख शांति बनी रहती है। मूल्यांकन करने में भी सहायक होता है। बजट हमारा मूल्यांकन करने में सहायता मिलता है, यानी कि अभी हमने पढ़ा, पिछले महीने का हम बजट देखेंगे, हम पता करेंगे कि कोई हमारा अनावश्यक या फिजूल खर्च तो नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो हम क्या करेंगे, अगले मंथ में उसे नहीं करेंगे। पिछले माह के बजट का निरीक्षण करके गृहिणी इस बात का पता लगा सकती है कि पिछले माह कोई गलती तो नहीं हुई है। अगर हुई है तो वर्तमान माह में गलतियों को सुधारते हुए उत्तम बजट तैयार कर सकती है। तो बजट क्या कार्य करता है, बजट मूल्यांकन का भी कार्य करता है। नेक्स्ट इसमें आता है अर्थशास्त्रियों को लाभ। जो हमारे अर्थशास्त्री होते हैं, बजट बनाने से उनको क्या लाभ होता है पारिवारिक बजट का भी। फर्स्ट आता है पारिवारिक बजटों के अध्ययन एवं विश्लेषण से अर्थशास्त्रियों को समाज के विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। अगर हर घर में प्रत्येक गृहिणी बजट बनाती है तो इससे क्या होता है, हमारे समाज में जो है विभिन्न आर्थिक स्थिति के लोग हैं, कोई निम्न वर्ग से है, कोई मध्यम वर्ग से है, कोई धनी वर्ग से है, तो सभी परिवारों का बजट अलग अलग होता है। तो अगर सभी अपना बजट बनाते हैं तो उनके अध्ययन करके, विश्लेषण करके अर्थशास्त्री यह ज्ञात कर लेते हैं कि किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, यानी कि कौन धनी वर्ग के अंतर्गत आता है, कौन मध्यम वर्ग के अंतर्गत आएगा, कौन श्रमिक वर्ग या निम्न वर्ग के अंतर्गत आएगा। सेकंड है गृहिणी किन किन मदों में अधिक और किन में कम खर्च करती है, यह पता चलता है। बजट बनाने से अर्थशास्त्रियों को यह भी पता चलता है कि जो
खर्च हो रहा है, कि कौन कौन सी आवश्यकताएं ऐसी हैं जिन पर लोग अधिक मात्रा में पैसे खर्च करते हैं, और कौन कौन सी आवश्यकताएं या कौन कौन सी मदें ऐसी हैं जिन पे कम खर्च करते हैं। तो जो आवश्यकताएं, जिन चीज़ों का उपयोग ज़्यादा होता है, उनका उत्पादन भी अधिक ही होगा हमारे फिर देश में, तो इन सब चीज़ों का पता चल जाएगा। और जिन चीज़ों की आवश्यकता कम होती है, यानी कि जिनको कम खरीदा जाता है, जिन पे कम खर्च किया जाता है, उनका उत्पादन भी उतना अधिक नहीं होगा। थर्ड आता है, बजट द्वारा लोगों के रहन सहन का स्तर पता चलता है। अभी हमने पढ़ा कि हमारे आर्थिक स्थिति अलग अलग तरह की हो सकती है, कोई धनी वर्ग का हो सकता है, कोई निर्धन वर्ग का हो सकता है, कोई मध्यम वर्ग का हो सकता है। तो यही वर्ग हमारे रहन सहन के स्तर का बताते हैं कि हम किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये सरकार को इन वर्गों की स्थिति सुधारने के लिए अपने सुझाव पारिवारिक बजटों के आधार पर दे सकते हैं। जैसे जब पारिवारिक बजट बनते हैं तो इनसे हमें ये पता चल जाता है कि कोई वर्ग है जो निम्न वर्ग के अंतर्गत आता है, यानी कि श्रमिक वर्ग है या गरीब वर्ग है, उसके अंतर्गत आता है। तो क्या करती हैं, जो अर्थशास्त्री होते हैं वो सरकार को सुझाव देते हैं कि ये लोग निर्धन वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तब सरकार उनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएँ बनाती है, जैसे उनको राशन फ्री में देती है या कम पैसों में देती है, या उनको बहुत प्रकार की सहायता प्रदान करती है। तो इस तरह से क्या होता है, पारिवारिक बजट का महत्व होता है विशेष। नंबर 3, बजट द्वारा लोगों के रहन सहन का स्तर पता चलता है। जैसे बजट के द्वारा हमने पढ़ा था ना कि रहन सहन का स्तर कैसे पता चलेगा, क्योंकि बजट के द्वारा ही आर्थिक स्थिति का पता चलेगा कि कौन निर्धन वर्ग के अंतर्गत आता है, कौन मध्यम वर्ग के अंतर्गत आता है, कौन धनी वर्ग के अंतर्गत आता है। तो जो जिस वर्ग के अंतर्गत आएगा उसका रहन सहन वैसा ही होगा। निर्धन वर्ग के अंतर्गत जो आएंगे उनका रहन सहन इतना स्तर अच्छा नहीं होगा। धनी वर्ग के अंतर्गत जो आएंगे उनका रहन सहन का स्तर बहुत अच्छा होगा। ये सरकार को इन वर्गों की स्थिति सुधारने के लिए अपने सुझाव पारिवारिक बजटों के आधार पर दे सकते हैं। ये अर्थात अर्थशास्त्री जो होते हैं पारिवारिक बजटों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और फिर उसके आधार पर ये बताते हैं कि ये लोग निम्न वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तब सरकार उनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है, कम मूल्यों पर उन्हें राशन प्रदान करती हैं, आवश्यकताएं की जो वस्तुएं होती हैं वो प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार जो अर्थशास्त्री होते हैं पारिवारिक बजटों का अध्ययन करके, उसका विश्लेषण करके विभिन्न वर्गों की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत समाज सुधारकों को लाभ, कि समाज सुधारकों को इससे क्या लाभ होता है। नंबर 3, समाज सुधारकों को लाभ। इसके अंतर्गत आता है, बजटों के आधार पर समाज सुधारक समाज के पीड़ित वर्गों की गरीबी दूर करने का प्रयास करते हैं। बजटों के आधार पर हम निर्धारित करते हैं, आर्थिक स्थिति निर्धारित करते हैं कौन किस वर्ग के अंतर्गत आएगा, और जो उसके जब पता चल जाता है कि ये लोग गरीब वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो विभिन्न बहुत सारे समाज सुधारक जो होते हैं वो NGO के माध्यम से उनकी सहायता प्रदान करते हैं। नंबर 2 है, गरीबों के शोषण को रोकने एवं उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायता कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो NGO बने हुए हैं वो क्या करते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको आवश्यकताओं की वस्तुएं प्रदान करते हैं। जो गरीब लोग होते हैं उन्हें विभिन्न प्रकार की चीज़ें देते हैं, या आर्थिक स्थिति के द्वारा पता चल जाता है कि ये लोग निम्न वर्ग के हैं तो उनको उन्हीं के अनुसार जैसा वो कार्य कर सकते हैं उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यों में भी लगवाते हैं। 3 आता है, समृद्ध व्यक्तियों के बचे हुए धन को समाज सेवा एवं राष्ट्र के निर्माण में लगाने की प्रेरणा दे सकता है। समाज सुधारक जो होते हैं, जो समृद्ध लोग होते हैं यानी कि जो धनी लोग होते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं कि उन्हें गरीब वर्ग के जो लोग हैं, पीड़ित वर्ग के जो लोग हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए, उन्हें भी आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए ताकि वो भी अपने लिए कुछ कर सकें। 4 आता है, सरकार को लाभ। पारिवारिक बजट बनाने से सरकार को क्या लाभ होते हैं। फर्स्ट, सरकार को आम जनता की आर्थिक स्थिति की जानकारी होती है। आम जनता की आर्थिक स्थिति से तात्पर्य वही है कितने धनी वर्ग हैं हमारे समाज में, कितने निर्धन वर्ग के लोग हैं, कितने मध्यम वर्ग के लोग हैं, सबकी आर्थिक स्थिति किस किस प्रकार की है। सेकंड आता है, सरकार को देश की आर्थिक स्थिति समझने, नागरिकों की समस्याएं समझने तथा कर एवं बचत योजनाओं को लागू करने में सहायता मिलती है। बजट बनाने से क्या होता है, लोगों की आर्थिक स्थिति को सरकार का पता चल जाता है, नागरिकों को किस किस प्रकार की समस्याएं हैं ये पता चल जाता है, तथा कर यानी कि उनको कर से ये उनको पारिवारिक बजट बनाने से ये पता चलता है कि
जो लोग हैं उनकी अनिवार्य आवश्यकताएं कौन सी है। जो अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं फिर सरकार उन पे कर जो होती है वो कम लगाती हैं, लेकिन जो अनिवार्य आवश्यकताएं नहीं होती यानी कि जो विलासितापूर्ण आवश्यकताएं होती हैं उन पे कर अधिक लगाया जाता है, ताकि क्या होगा, अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जो लोग हैं, जो निर्धन वर्ग के लोग हैं, वो भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। बचत योजनाओं को लागू करने में सहायता मिलती है। समय समय पर सरकार गरीब लोगों के लिए, निर्धन लोगों के विभिन्न प्रकार की बचत योजनाएं लागू करती हैं, ताकि वो छोटी छोटी सी बचत करके थोड़ा धन जमा कर सके अपनी आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए या भविष्य के लिए। थर्ड आता है, सरकार भोग विलास की वस्तुओं पर अधिक कर लगाकर एवं हानिकारक वस्तुओं को प्रतिबंधित करके अनावश्यक व्यय नियंत्रित कर सकती है। अगर बजट बनाने से यह पता चल रहा है कि जो लोग हैं वो हानिकारक वस्तुओं पर अधिक व्यय कर रहे हैं, जैसे शराब हो गई, गुटखे हो गए, बीड़ी हो गई, सिगरेट हो गई, इन पे अधिक व्यय कर रहे हैं और अनिवार्य आवश्यकताओं पर कम व्यय कर रहे हैं, तो सरकार क्या करती है, इन पर अधिक कर लगा देती है। अधिक कर लगने से क्या होता है, लोग थोड़ा इनको कम खरीदने लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के बजट बनाने से हमें लाभ होते हैं, चाहे वो गृहिणियों को होते हों, अर्थशास्त्रियों को होते हों, समाज सुधारकों को होते हों या सरकार को होते हों। इसलिए पारिवारिक बजट बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट आता है हमें पारिवारिक बजट की मुख्य मदें, यानी कि पारिवारिक बजट बनाते समय हमें किन किन मदों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले आता है इसमें भोजन। भोजन हमारी आवश्यक मद है, तो इस पर हमें खर्च करना ही होगा। वस्त्र, आवास, फोर्थ है शिक्षा, फिफ्थ है स्वास्थ्य संबंधित व्यय, सिक्स है व्यक्तिगत व्यय। सेवंथ आता है व्यक्तिगत व्यय के अंतर्गत आता है मनोरंजन हो गए, श्रृंगार हो गए, जो पर्सनल खर्च होते हैं वो आएंगे। सेवंथ आता है अन्य व्यय। अन्य व्यय के अंतर्गत आ सकते हैं हमारे विलासितापूर्ण खर्च जो होते हैं, या फिर अन्य व्यय के अंतर्गत वे भी व्यय आते हैं जो हमारे आकस्मिक व्यय होते हैं, जिनके बारे में हमें पहले से पता नहीं होता है और वो अचानक आ जाते हैं और उन पर हमें खर्च करना पड़ता है। इनके साथ साथ हमारी एक जो आवश्यक मद अब मानी जाती है, उसे बचत को भी एक आवश्यक मद माना जाता है, यानी कि इसमें हमें बचत को भी सम्मिलित करना चाहिए। प्रत्येक माह हमें चाहे कम ही बचत करनी हो, पर हमें बचत करनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे आते हैं पारिवारिक बजट बनाने के सिद्धांत। पारिवारिक बजट बनाते समय हमें कुछ प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना चाहिए। कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना हो। वे सिद्धांत कुछ सैद्धांतिक बातें भी हो सकती हैं उनके अंतर्गत, और कुछ व्यावहारिक बातें भी होती हैं। इसलिए दोनों भी प्रकार के कारकों को हमें ध्यान में रखकर अपना पारिवारिक बजट बनाना चाहिए। सबसे पहले इसके अंतर्गत क्या आता है, फर्स्ट, आय का अनुमान। बजट बनाते समय परिवार की विभिन्न स्रोतों से होने वाली आय की जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह उसी के अनुसार हो सके। अर्थात हमारे परिवार में कितने सदस्य कमाने वाले हैं, हमारे आय के कौन कौन से सोर्स हैं, ये हमें ज्ञात होना चाहिए। जैसे हो सकता है कोई जॉब करता है, उससे भी उसका आय प्राप्त हो रही हो, साथ ही साथ उनकी कोई दुकान हो जो किराए पे गई हुई हो, उससे भी उन्हें का किराया आ रहा हो, मकान उन्होंने किराए पे दिए हों, तो वो भी उनके आय के स्रोत के अंतर्गत आएंगे। और इन सब आय के स्रोत के ज्ञान होने के बाद ही हमें क्या करना चाहिए, अपने व्यय का निर्धारण करना चाहिए कि हमें किस पर कितना व्यय करना है, किस आवश्यकता पर या किस मद पर। सेकंड आता है आवश्यकताओं को तीव्रता के क्रम में वर्गीकृत करना। तीव्रता से मतलब है कौन सी हमारी ज़रूरत बहुत ज़रूरी है, कौन सी हमें सबसे पहले पूर्ण करनी है और कौन सी हमें बाद में करनी है। जो आवश्यकताएं बहुत ज़रूरी होती है, जैसे भोजन, वस्त्र या और स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, ये तीव्र आवश्यकताओं के अंतर्गत आती है जो हमें तुरंत ही पूरी करनी होती है। तो इसी के आधार पर क्या किया गया है, आवश्यकताओं को 3 भागों में बांटा गया है, अनिवार्य आवश्यकताएं, आरामदायक आवश्यकताएं और विलासितापूर्ण आवश्यकता या विलासिता संबंधी आवश्यकताएं। तो हमें जो सबसे पहले अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करनी होती हैं, अनिवार्य आवश्यकताएं पूर्ण करनी होती है। उसके बाद हम अगर हमारे पास पैसे बचते हैं तो आरामदायक आवश्यकताएं पूर्ण कर सकते हैं अपनी, और उसके बाद अगर हमारे पास कुछ धन बचता है तो धीरे धीरे हम जोड़कर अपनी विलासितापूर्ण संबंधित आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकते हैं। नंबर 3 के अंतर्गत आता है आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति का सिद्धांत। आकस्मिक आवश्यकताएं वे आवश्यकताएं होती है जिनका हमें पहले से पता नहीं होता है, यानी कि वो कभी भी आ सकती हैं। जैसे मान लो किसी का अचानक से
एक्सीडेंट हो जाए या फिर अचानक कोई बीमार पड़ जाए या कहीं किसी की डेथ हो जाए। तो इस प्रकार की आवश्यकताएं जो होती हैं आकस्मिक आवश्यकताएं होती हैं और जिनके लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। तो इस बात का भी ध्यान रखने के बाद ही हमें अपना बजट बनाना चाहिए। इसमें क्या दिया गया है, प्रत्येक परिवार को थोड़ी बहुत आकस्मिक आवश्यकताओं का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके सामने आकस्मिक आवश्यकताएं कभी ना कभी आती ना हो, तो सभी के सामने आती हैं। अतः बजट में आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था आप कैसे कर सकते हैं, सिर्फ बचत करके। अगर हम बचत करेंगे, हमारे पास थोड़ा थोड़ा धन बचेगा, तो आकस्मिक आवश्यकता आने पर हम अपना बचा हुआ धन ही प्रयोग कर लेंगे। और अगर हमारे पास धन नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी से कर्ज लेना पड़ेगा, जो हमारी पारिवारिक आर्थिक स्थिति के लिए सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत 4th नंबर है सदस्यों की रुचि का ध्यान। आवश्यकता बजट पारिवारिक बजट बनाते समय हमें अपने परिवार के सभी सदस्यों की जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। तभी क्या होगा, हमारे परिवार के सभी सदस्य पूर्ण रूप से संतुष्ट रहेंगे और परिवार का जो माहौल होगा, वातावरण होगा, वो सुखद और शांतिपूर्ण होगा। 5th आता है मासिक बजट बनाते समय वार्षिक बजट का ध्यान रखना। अधिकतर क्या होता है, हम लोग मासिक बजट बनाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम वर्ष में एक बार ही खरीद लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उन महीनों में क्या होता है, कुछ महीनों में जब हमें कुछ आवश्यक वस्तुएं एक साथ इकट्ठी खरीदनी होती है तो हमारा व्यय अधिक होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे वर्ष में कुछ महीनों में व्यय अधिक होता है, जैसे गेहूं की फसल पर गेहूं खरीदना, स्कूल की फीस जमा करना, तीज त्योहार तब आते हैं उन पर कपड़े बनवाना, कॉलेज प्रारंभ होने पर फीस जमा करना आदि ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जो महीने में, जिसमें किसी न किसी महीने में व्यय अधिक हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें बजट बनाना चाहिए। अतः परिवार को प्रत्येक माह होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर ही बजट हमें तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है नंबर 6 आता है पुराने बजट का ज्ञान। जब भी हम कोई नया बजट बनाते हैं तो उससे पहले एक बार हमें पिछले महीने का पुराना बजट है उसको देख लेना चाहिए। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि ऐसा तो नहीं है किसी अनावश्यक मद पर, यानी कि जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं था उस पर हमने खर्च कर दिया है जिससे हमारा व्यय बढ़ गया है। तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा है तो उस कमी को हम अगले मंथ के जो बजट बनाएंगे उसमें पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट आता है 7 आता है बचत का सिद्धांत। बचत का सिद्धांत बहुत ही आवश्यक है। जब भी हम पारिवारिक बजट बनाते हैं तो हमें अन्य मद के साथ साथ उसमें क्या करना चाहिए, बचत का भी प्रावधान रखना चाहिए। परिवार को भविष्य के लिए 10% बचत अवश्य ही करनी चाहिए, यानी कि जितनी भी हमारी आय है उसका कम से कम 10% तो हमें बचत के रूप में रखना चाहिए ताकि भविष्य में वो हमारे काम आ सके। नेक्स्ट है नंबर 8 है बजट में लचीलापन। जो हम बजट बनाते हैं सैद्धांतिक तौर पर तो हमें क्या करना चाहिए, जितने भी हमने अभी स्टेप पढ़े हैं उन सबको यूज़ करना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक तौर पर हमारा बजट ऐसा होना चाहिए कि तब जब भी हमें ज़रूरत हो तो हम उसे अपने अनुसार ढाल सकें। ठीक है, वैसे बजट का कठोरता से पालन करना चाहिए, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाता है। अतः कभी कभी मदों पर होने वाले व्यय को घटाया बढ़ाया जा सकता है। किसी माह बचत में कटौती की जा सकती है या किसी माह अधिक बचत की जा सकती है। अर्थात पारिवारिक बजट में लचीलापन होना चाहिए। जैसे हमने अभी पढ़ा था ना कि किसी माह ऐसा हो सकता है कि हमारे खर्चे अधिक हो जाते हैं और किसी माह हमारे खर्चे कम होते हैं। तो जिस माह अधिक होते हैं उस माह हम बचत कम कर सकते हैं, लेकिन जिस माह कम खर्चे होंगे उस माह हम अधिक बचत करके अपनी पूर्ति कर सकते हैं पूरी बचत की। तो इस प्रकार से कुछ व्यवहारिक और इसके सैद्धांतिक के कारक दिए गए हैं जो हमें बजट बनाते समय जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है पारिवारिक बजट निर्माण की बाधाएं या प्रभावित करने वाले तत्व आते हैं। यानी कि पारिवारिक बजट बनाने में कुछ बाधाएं भी होती हैं, कुछ कारक या ऐसे कारक होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो पारिवारिक बजट निर्माण में बाधाएं डालते हैं। सबसे पहले क्या आता है इसके अंतर्गत, फर्स्ट पे आएगा शिक्षा का अभाव।
यदि घर की गृहिणियाँ या लड़कियाँ पढ़ी लिखी नहीं होंगी, उनमें शिक्षा का अभाव होगा, तो उनको पारिवारिक बजट बनाने का पता भी नहीं होगा, उसको उसके लाभ नहीं पता होंगे। और अगर उनको लाभ नहीं पता होंगे, वो पारिवारिक बजट बनाने में समर्थ नहीं होंगी, तो इससे क्या होगा, उनकी जो आर्थिक स्थिति होगी वो ठीक प्रकार से नहीं चल पाएगी। सेकंड आता है बजट के प्रति उदासीनता। बहुत अधिकतर क्या होता है, महिलाएं गृहिणियाँ जो होती हैं वो पढ़ी लिखी भी होती हैं, लेकिन वो बजट बनाने के प्रति उदासीन होती हैं। वो बनाती ही नहीं कि क्यों फालतू के झंझट में पड़ना। तो उससे क्या होता है, हमारे बहुत सारे अनावश्यक व्यय हो जाते हैं। अधिकतर लोग उदासीन ही होते हैं बजट के प्रति, वो बनाएंगे नहीं और किसी ना किसी अनावश्यक व्यय पर फिजूल खर्ची करते जाएंगे, जिससे कि बचत कम होगी हमारी। थर्ड आता है सामाजिक कुप्रथाएं। विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुप्रथाएं भी क्या है, एक बाधक तत्व होती हैं। जैसे हमारे समाज में पर्दा प्रथा, या महिलाओं को घर का पूरा खर्च ना दिया जाना, या उनसे बजट बनाने के लिए अगर वो कहती भी हैं तो उनको मना कर देना, या फिर जो आवश्यकताएं होती हैं उनको ठीक से ना बताना। तो बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं हैं जो बजट निर्माण में बाधा डालती हैं। इस प्रकार से ये वाला चैप्टर यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो एंजल का सिद्धांत पढ़ेंगे।